हेलो बच्चों, हमने एक चैलेंज लिया है 14 दिनों में 14 चैप्टर 10वीं के मैथमेटिक्स का कराने का। ठीक है, तो ये चैलेंज चालू हुआ है 9 फरवरी से। आज है 10 फरवरी, मतलब दूसरा दिन, और लेके आए हम दूसरा चैप्टर। ठीक है, दूसरा चैप्टर है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला था कि हम आईएमपी क्वेश्चन भी बताएंगे और विद कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो दोनों के एक साथ लेके इस चैप्टर में भी चलेंगे। तो चैप्टर चालू करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि एग्जाम में कितने तरह के इसमें से क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, तो एग्जाम में इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि एक क्वेश्चन आएगा 2 से 3 नंबर का, या तो 2 नंबर का दिया जाएगा या तो 3 नंबर का दिया जाएगा। मतलब एक छोटा क्वेश्चन आने वाला, शॉर्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन चांसेस है 6 नंबर में आने के, और कोई चांसेस नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन चांसेस है इसके 6 नंबर पे आने के। अब ये आ भी सकता है नहीं भी, क्योंकि 6 नंबर के इस यूनिट से क्वेश्चन आने वाला है, और इस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे समांतर श्रेणी। ठीक है, उसमें से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन बड़ा वाला आएगा, और चांसेस ये है कि एक अथवा में क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए 6 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो आपने बहुत सारे इक्वेशन आपने देखे होंगे, पहले भी देख चुके होंगे। जैसे सपोज 2x प्लस 4y इक्वल टू, ये सपोज एक तरह का इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0, या 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल 0। सपोज ये 3 तरह के इक्वेशन है। ठीक है, तो जहां भी ये जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनकी पावर मोर देन 2 रही, जैसा 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको सीधा बोला जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, बहुपद, बहुपद बोल दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये भी पॉलिनोमियल है, बहुपद है, लेकिन एक विशेष तरह का, जिसको बोला जाता है वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। अब ऐसा इक्वेशन जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल, दो नहीं, अगर सिंगल वेरिएबल भी, जैसे अगर हम ये भी बोलते हैं कि 2x प्लस 4 इज इक्वल 0, सिंगल वेरिएबल, लेकिन जरूरी ये है वेरिएबल एक हो चाहे दो, उनका जो घात है वो एक होना चाहिए। ठीक है, जितने भी चर संख्याएं आ रही हैं उनका जो घात है वो एक होना चाहिए। अगर वो एक है तब कहलाएगा वो रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, चाहे सिंगल वेरिएबल हो चाहे डबल वेरिएबल हो, डबल या सिंगल या डबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनके जो घात है, पावर है, वो एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने रैखिक समीकरण क्या होता है ये तो सीख लिया। अब समीकरण बनाना, मेकिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कोई भी अगर एक स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उस स्टेटमेंट को आप समीकरण में, कोई भी एक वचन दिया रहेगा उस वचन को हम समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सीखना सबसे पहले जरूरी इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, जैसे यहां मैं कुछ स्टेटमेंट्स मैंने वचन लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला है दो संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो ये जो वचन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 8 है। तो दो संख्या है, तो माना इसको सॉल्व करेंगे, माना पहली संख्या बराबर x मान लो। ठीक है, दो संख्याओं का योग बोला है तो पहली संख्या बराबर x मान लो, और दूसरी संख्या बराबर y मान लो। क्लियर है। अब दो संख्याओं का योग है 8, तो सिंपल सी बात है x प्लस वाई इक्वल 8। दो संख्याओं का योग कितना, 8। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वचन है इसका इक्वेशन यहाँ पे बन गया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। क्लियर है। चलिए, दूसरा है 3 पेन और 2 कॉपी का मूल्य 40 रुपए है। तो यहां भी दो चीजें हैं, 3 पेन और 2 कॉपी, मतलब पेन और कॉपी। ठीक है, तो माना पहला, आप पेन को मान लो x और कॉपी को मान लो y। क्लियर है। अब क्या बोला गया है कि 3 पेन,
तो 3 इंटू पेन मतलब x, 3x और प्लस 2 कॉपी, तो कॉपी मतलब y, तो 2y, 3 पेन और 2 कॉपी का मूल्य कितना, 40 रुपए। क्लियर है? हाँ, इस तरह से देखो, 3 पेन बोला तो यहां 3x लिखोगे और 2 कॉपी बोला तो 2y, और कितना रुपए, 40, तो बराबर 40। क्लियर है? ये तीसरा वाला कैलकुलेटर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक फार्म में कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं जिनकी पैरों की संख्या कितनी है, 60। ठीक है, और फार्म है सम हेन्स एंड काउ एंड द नंबर ऑफ एग्स इज 60। क्लियर? अब देखो दो चीज, मुर्गियां और गाय, हेन्स और काउ। ठीक है, मान लो मुर्गी n बराबर x और गाय काऊ बराबर y। ठीक है, अब कुछ मुर्गी है कुछ गाय है, ठीक है, हमको नहीं पता कितनी है, वो छोड़ दो, लेकिन मेन जो नंबर दिया है वो किसके लिए दिया है, उनकी पैरों की जो संख्या है वो कितनी है, 60, पैरों की संख्या 60। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि मुर्गी के कितने पैर और गाय के कितने पैर। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, सबने देखा ही होगा ना। ठीक है, तो एक मुर्गी के कितने पैर, 4। हाँ, 4 पर देखा आपने, 2 पैर। ठीक है, तो एक मुर्गी कितने, 2 पैर, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू एक्स। क्लियर है? एक मुर्गी कितने, 2 पैर। अब 4 पैर आपने देखा होगा, ये हमने नहीं देखा, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होते। ठीक है, आपके में होते होंगे। तो 2x। क्लियर है? 2 पैर है तो 2x, और गाय के पैरों की संख्या कितनी, 4, तो प्लस 4y। बोलोगे 2 पैर वाला गाय देखेंगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल कितना, 7 पैर। क्लियर है? इजी है, बस सब कुछ आपको केवल स्टेटमेंट पढ़ना है, क्या क्या दिया है उसको अलग अलग, एक को x मान लो, एक को y मान लो, और कितनी संख्या में दिया है उसको आप मल्टीपल मान लो, उससे गुणा कर दो और ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी स्टेटमेंट का जो इक्वेशन है वो आप फाइंड कर सकते हो, रैखिक समीकरण। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, रैखिक समीकरण में क्वेश्चन किस तरह के पूछा जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। अब उसको बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने रैखिक समीकरण क्या होता है वो सीख लिया, रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। अब रैखिक समीकरण अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो उसको किन किन अलग अलग विधियों के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, ये देखेंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरण जब भी आपको मिलेगा इसको आप 3 अलग अलग विधियों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 अलग अलग विधियां इसकी सॉल्व करने की। पहला है ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफ मेथड। दूसरा है विलोपन, विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन। ठीक है, और चौथा है तीसरा है प्रतिस्थापन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो 3 तरह की विधि हैं किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की। कौन कौन सी? सबसे पहला ग्राफीय विधि, दूसरा है विलोपन और तीसरा है प्रतिस्थापन। ठीक है, ग्राफ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ग्राफीय विधि में जब भी आपको देखो 2 लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, दोनों लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बनता है, पहले इक्वेशन का पहला ग्राफ, दूसरे इक्वेशन का दूसरा ग्राफ, दोनों ग्राफ जहां एक दूसरे क्रॉस करेंगे वहां आंसर आ जाएगा। तो ये ग्राफीय मेथड में होता है। विलोपन में एलिमिनेशन, एलिमिनेट करते हैं, आप विलुप्त करते हैं किसी एक को, जैसे x और y है। ठीक है, दोनों में x y है, तो किसी में से कर आप x को घटा दो तो खाली y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y की वैल्यू इनपुट करके x की वैल्यू, कैसे आगे बताएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में 2 समीकरण है, 2 में से एक में किसी एक समीकरण से वैल्यू निकालो और समीकरण नंबर 2 में इनपुट कर दो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, तो अभी हम जब पढ़ेंगे तो अभी हम केवल एलिमिनेशन मतलब विलोपन और सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि अभी हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इस साल बहुत कम चांसेस है, ग्राफीय मतलब चांस नहीं के बराबर है कि ग्राफीय विधि का क्वेश्चन आ जाए। आपको क्वेश्चन विलोपन या तो प्रतिस्थापन से ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अब विलोपन क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, देखिए आगे।
तो विलोपन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। विलोपन मेथड क्या होता है, सपोज आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे इक्वेशन नंबर 1 कि 2x प्लस 4y इज इक्वल 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और एक इक्वेशन रहेगा x प्लस 3y इज इक्वल 2, सपोज ये इक्वेशन है, ठीक है। आपको इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो याद रखना, विलोपन या एलिमिनेशन करने का मतलब है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। आप पहले दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देखो कैसे, पहले दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखिए। 2x प्लस 4y इज इक्वल 6, x प्लस 3y इज इक्वल 2, ठीक है। यहां अगर मैं लिखूं तो 2x प्लस 4y इक्वल 6 और x प्लस 3y इज इक्वल 2, क्लियर है। अब सबसे पहला आपका काम यह होगा कि आप जिस वेरिएबल को हटाना चाह रहे हो, जैसे अगर मैं यहां x को हटाना चाह रहा हूं, ठीक है, x को हटाना चाह रहा हूं, तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि जो x का मल्टीपल या जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे भी हो। यहां 2x है जबकि यहां केवल x है, क्लियर है। अगर मेरे को इसको हटाना है तो चाहिए कि यहां 2x है तो यहां भी 2x है, क्लियर है। यहां 3x तो यहां भी 3x, ठीक है। तो ऊपर में 2x है तो नीचे अगर हमको 2x बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पूरे इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब नया इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ये तो सेम का सेम रहेगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल 6। ये इक्वेशन कैसे बनेगा, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 इंटू 3 6y इज इक्वल 2 इंटू 2 4, क्लियर है। मतलब किसी ना किसी एक वेरिएबल को आपको बराबर करना है। जो यहाँ केवल सिंगल एक्स था, आपने 2 से गुणा किए, तो याद रखें खाली 2 से गुणा इसका नहीं करना, पूरे इक्वेशन का 2 से गुणा करना। आप जिस नंबर के बराबर करना चाह रहे हो, जैसा अगर इक्वेशन ऐसा आ गया कि 3x प्लस 4y इज इक्वल 2 और 2x प्लस 2y इज इक्वल प्लस y इज इक्वल 6। यहां सपोज मेरे को y को बराबर करना है, तो ऊपर में कितना y, 4y, नीचे कितना 1, तो नीचे कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। तो पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो गया, यहां से हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 4y इज इक्वल 6 चौक 24। अब देखो ये 4y यहां 4y दोनों आपस में बराबर, मतलब किसी ना किसी एक वेरिएबल को आपको गुणा करके ही सही लेकिन बराबर में लेके आना है। जैसे मैंने यहाँ 2 का गुणा करके नीचे में 2x ले आया, ऊपर में 2x था, ये दोनों आपस में बराबर है। अब कुछ नहीं करना आपको, दोनों इक्वेशन के नीचे वाले साइन को चेंज कर दो, क्लियर है। नीचे वाले साइन को चेंज कर दो। अब नीचे वाले साइन को अगर चेंज करते हो तो ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, क्लियर है। x पूरा हट गया है, यहां से देखो प्लस 4y माइनस 6y, नीचे वाला साइन देखिए ना, प्लस 4y माइनस 6y, तो प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो 6 में 4 गया, कितना बचा 2y, और बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए माइनस 2y, क्लियर। इक्वल 6 माइनस 4 अगेन 2 बचेगा, ठीक है। और यहां बड़ी संख्या में प्लस है इसलिए प्लस में आएगा, क्लियर है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू चाहिए तो y बराबर, यहां ये 2 माइनस 2 है, ये यहां से मल्टीप्लाई में है, 2y मतलब 2 गुणा y, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई y। तो यहां से अगर आपको y की वैल्यू चाहिए, अगर आप मल्टीप्लाई को बराबर की इस तरफ लेके जाते हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड, वो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले से यहां 2 है, ये गुणा में था, तो इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा भाग में, -2, तो 2 1 2 2 1 2 कैंसल, तो यहाँ y की वैल्यू क्या 1 और ये माइनस का माइनस, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी -1, तो यहां से y की वैल्यू निकल गई y इज इक्वल -1, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में से किसी भी, मोस्ट प्रोबेबली आप इक्वेशन नंबर 1 उठाओगे, तो समीकरण 1 में जो भी मान निकला है उसको इनपुट करोगे। समीकरण 1 में y बराबर -1 रखने पर, ठीक है, आप इनपुट कर दोगे, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल 6। यहां से किसकी वैल्यू पता चल गई हमको, y की वैल्यू पता है, तो 2x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी -1 इज इक्वल 6, क्लियर। चलिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 1 जा 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, क्लियर, ये हो जाएगा 6, समझ गए। चलिए तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो
इसकी वैल्यू चाहिए, ये -4 है, ये उधर जाके +6 पहले से था, ये -4 इधर आके, ये इधर आके हो जाएगा +4। क्लियर है, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब तो 2x बराबर ये कितना हो गया, 6 और 4 10, तो x बराबर ये गुणा में है 2x, तो ये इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। क्लियर सी बात है। ठीक है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। ठीक है, उल्टा हो जाता है वो। ठीक है, तो ये गुणा का हो जाएगा भाग, तो 10/2, तो x बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आया 5। क्लियर है, तो यहां से आप y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +5 आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये विधि कहलाती है विलोपन विधि। इन शॉर्ट आप जब पढ़ोगे विलोपन विधि का, कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, दो इक्वेशन दिया जाएगा, तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को बराबर करो। हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ सिंगल x है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ किए तो ये 2x हो जाएगा, ये 6y और ये 4 हो जाएगा, तो ये दोनों 2x हो गए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस करोगे तो। फिर इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू ले आओगे, उस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, ये है विलोपन विधि। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनके आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। तो बताइए उस व्यक्ति के पास कितनी कबूतर और कितनी गाय हैं। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए सबसे पहले हल, तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया है। ठीक है, देखो दो, पहला तो कबूतर और दूसरा गाय। ठीक है, पहले तो आपको दो चीजें ले लेनी है, दो एक्स और एक वाई के लिए। ठीक है, पहला गाय, पहला कबूतर और दूसरा गाय। तो माना बंद करो। तो चलिए यहां पास एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर तथा कुछ गाय है और जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 और पैरों की कुल संख्या जो है वो 180 है। तो ये बताना है कि उस व्यक्ति के पास कितने कबूतर और कितने गाय हैं। क्लियर है, चलिए हल करते हैं। तो अगेन वही दो चीजें, एक कबूतर और एक गाय। ठीक है, तो माना कबूतरों की जो संख्या है उसको मान लो आप x और गाय मान लो गाय बराबर y। क्लियर है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि उनकी आंखों की कुल संख्या, आंखों की कुल संख्या बराबर 120। क्लियर है, तो दो, एक कबूतर और एक गाय। तो कबूतर की कितनी आंखें, गाय की कितनी आंखें, सिंपल सी बात है, दोनों की दो दो आंखें। ठीक है, तो कबूतर की 2 आंखें 2x प्लस गाय की 2 आंखें 2y और टोटल कितना 120 आंखें। क्लियर है, 2 आंखें कबूतर की, 2 आंखें गाय की, टोटल कितना 120 आंखें। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, और साथ ही साथ ये बोला है कि उनकी पैरों की जो संख्या है, पैरों की कुल संख्या बराबर 180। ठीक है, यहां बोला गया है तो उनकी पैरों की कुल संख्या है 180। ठीक है, तो अगेन वही बात, कबूतर के कितने पैर, 2 ही पैर होंगे भैया, तो ये हो गया 2x कबूतर के और गाय के 4 पैर, बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो 4y 4y इज इक्वल कितने पैर, टोटल 180 पैर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से आपको 2 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जब भी आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाए, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाए, आप कर दो उनका विलोपन, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। चलिए, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहां लिख लोगे इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल 120 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल 180। अब एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि क्या बोलता है कि किसी ना किसी एक वेरिएबल की संख्या बराबर कर सकते हो, बराबर करना है। तो यहां तो पहले से बराबर है, तो हमको कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, नॉर्मल से इसके साइन चेंज कर दो बस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। विलोपन विधि मतलब
किसी न किसी एक वेरिएबल के नंबर जो है बराबर करने हैं। तो यहाँ तो 2x और 2x पहले से है, तो और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो उसको सीधा माइनस कर दो। तो यहाँ चिन्ह चेंज, यहाँ चिन्ह चेंज, यहाँ चिन्ह चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2x, कैंसल। क्लियर है? प्लस 2y माइनस 4y, तो माइनस 4y प्लस 2y, तो 2y बचेगा, 4 में से 2 गया क्योंकि प्लस माइनस है, और बड़ी संख्या के साथ क्या है? माइनस, तो माइनस 2y। क्लियर है? इक्वल, अब यहां देखिए 120 माइनस 180, तो माइनस हो रहा है। क्लियर है? तो 180 में 120 घटाओ, कितना बचेगा? 60, और बड़ा संख्या के साथ क्या है? माइनस, तो यहां माइनस। क्लियर है? अब देखिए यहां से आप माइनस माइनस कर लो, कैंसल, तो क्या बचा? 2y बराबर 60। अब यहां से आपको y की वैल्यू निकालना, तो y इज इक्वल, ये जो 2 है ये गुणन है, ये आ जाएगा इसके भाग में, तो ये जाएगा 60/2, तो ये कटा, तो y की वैल्यू कितनी आई? 30। y बराबर 30, तो कितनी गाय? 30 गाय। क्लियर है? y की वैल्यू निकल गई। सेटिस्फाइड हो? नहीं ना, अभी तो खाली y की वैल्यू निकला ना, अभी तो x की वैल्यू भी चाहिए। चलिए, तो हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आपको विलोपन में केवल एक वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू को आप हर बार उठा के पहले क्वेश्चन में पटक देना। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जाकर रख देना। तो समीकरण एक में y बराबर 30 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक में y बराबर 30 रखो, तो समीकरण एक क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल 120, तो 2x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी? 30 है, तो यहां आ गया 30 बराबर 120। क्लियर? चलिए, बहुत इजी है। अब यहां से आप सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है? तो 60 बराबर 120, ऐसा समझे? अब आपको वैल्यू किसका चाहिए? x का, तो ये 60 प्लस में उधर जाके माइनस, तो 2x बराबर 120 माइनस 60, तो ये आ गया 2x बराबर कितना? 60। 120 में 60 घटाओगे 60 बचेगा। क्लियर है? तो क्या बचा? यहां पे बचा 2x बराबर 60। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू चाहिए, तो ये चला जाएगा भाग में, तो 60/2, तो ये कटा, तो ये आ गया x बराबर कितना? अगेन 30। क्लियर है? x बराबर भी कितना आया? 30 आया समझ? क्लियर है? तो इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है, ठीक है, और उनकी पैरों की कुल संख्या कितनी है? 180। क्लियर है? अब आप दो इक्वेशन बनाओगे, माना कबूतर x, गाय y, तो उनकी आंखों की संख्या तो दो आंखें, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल 120, और कबूतर की 2 पैर तो 2x, गाय की 4 पैर तो 4y इज इक्वल 180। दोनों का कर दो आप क्या? विलोपन, तो आपको y की वैल्यू मिलेगा 30। उस y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 पे रखोगे, तो अगेन x की वैल्यू मिल जाएगा आपको 30। तो इस तरह से उस व्यक्ति के पास कितनी गाय? 30 गाय, और कितने कबूतर? 30 कबूतर। आया आंसर? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लिया, अब ये एक और क्वेश्चन है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपए 50 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। क्लियर है? हल, अगेन वही दो चीजें, x और y। माना क्या ज्ञात करना है? 25 पैसे और 50 पैसे के कुल कितने संख्या, मतलब संख्या ज्ञात करना है। तो माना कि 50 पैसे के सिक्के बराबर x, कितने? x, ठीक है, x, और 25 पैसे के सिक्के कितने? y। क्लियर है? 50 पैसे के सिक्के x और 25 पैसे के सिक्के y। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि थैली में कुल 25 पैसे और 50 पैसे के 94 सिक्के हैं। हाँ, कुल 94 सिक्के हैं, तो हमने मानना 50 पैसे के सिक्के की संख्या बराबर x और 25 पैसे की संख्या के बराबर, सिक्कों की संख्या के बराबर y। तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल कितना? टोटल
94 सिक्के। ये 50 पैसों के सिक्के की संख्या है, ये 25 पैसों के सिक्के की संख्या है, बराबर कितना 94। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब आगे बोला गया है कि यदि थैले में कुल इतना रुपए है, अब मूल्य की बात कर रहा है वो, तो हम मूल्य की अगर बात करते हो तो पहले सिक्कों की मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो मूल्य कहने का यह मतलब हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5-5 के सिक्के 20 है, 20 5-5 के सिक्के हैं, तो उसका मूल्य कितना होगा? तो आप क्या करोगे, 5 गुणा 20, 5 रुपए उसका मूल्य है और उसकी संख्या कितनी 20, तो 5 गुणा 20 करके 100 रुपए उसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है। उसी तरह हमारे पास 50 पैसे के x सिक्के हैं, 50 पैसे के x सिक्के, तो 50 पैसों के x सिक्कों का मूल्य बराबर 50x होगा ना। 50 पैसे उसकी वैल्यू है और ये उसकी संख्या है, तो वैल्यू गुणा संख्या, उसका मूल्य हो गया टोटल 50x। क्लियर है। अब वैसे ही 25 पैसे के y सिक्कों की मूल्य, y सिक्कों का मूल्य कितना प्राइस होगा इसका, वही सेम 25 पैसे उसकी वैल्यू है और y उसकी सिक्कों की संख्या है, तो हो जाएगा 25y। क्लियर है, समझ गए। और कुल थैले का मूल्य कितना है, कुल मूल्य, तो कुल मूल्य है 29 रुपए 50 पैसे। क्लियर है। अब ये रुपए में है, यहां तो पैसे में गिन रहा हूं क्योंकि ये 50 पैसे गुना x है, 25 पैसे गुना y है। क्लियर है। तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। क्लियर है। तो 29 रुपए है तो 2900 हो गए और ये 50, तो 2950 पैसे। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल चीज है। ठीक है। तो 29 रुपए 50 पैसे का टोटल हो जाएगा 2950 पैसे। क्लियर है, समझ गए। अब इसी को कैसे लिखोगे समीकरण में कि 50 पैसों का सिक्के का मूल्य ये है और 25 पैसों के सिक्के का मूल्य ये है और कुल मूल्य है 2950। तो इक्वेशन में तो 50x प्लस 25y इज इक्वल 2950। 50 रुपए 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य बराबर कुल मूल्य थैले का। क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करो। तो यहां सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो, यहां से आप 25 कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां से आप 25 कॉमन निकाल दो, तो 50 में से 25 गया, बाहर निकला मतलब डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 के पावर में 50 कितने बार में, 2 बार में, तो ये बचा 2x। क्लियर है। प्लस 25 कॉमन निकाल रहे हो तो 25 यहां से निकल रहा तो क्या बचा, केवल y। ठीक है। बाहर निकालना मतलब भाग देना, आप 50 को 25 से भाग दो 2 आएगा, 25 को 25 से भाग दो 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 2950। क्लियर है। अब ये गुणा में है तो ये आ जाएगा इसके भाग में। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल 2950 बटे 25। क्लियर है। अब इसको काट दो आप, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल, देखो सीधे काट दो, 25 से सीधे काट दो, 25 से कम 25, यहां से देखो 29 है तो 25 से कम 25 गया एक बार में, 25 वन टाइम पे गया, कितना बचा 4, तो ये दिस बिकम्स 45। क्लियर है। 45 हो गया। अब 45 में से 25 दूनी 50 होता है, मतलब 2 बार नहीं ले जा सकते, ज्यादा हो जाएगा, फिर से 25 एक बार ले जाना पड़ेगा, तो एक बार फिर से 25 लेके गए, तो इसको 25 काटे तो कितना बचा 20 और ये 0 200। क्लियर है। और 225 के पहाड़े में आता है 8 बार में, तो कितना आया 118। आप अपने सहूलियत के हिसाब से आपको जैसे डिवाइड करना, जैसा भाग करना आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बना उनकी संख्या के हिसाब से और इक्वेशन नंबर 2 बना उसकी मूल्य के हिसाब से। ठीक है। अब जब भी आपके पास 2 इक्वेशन बनेगा तो क्या कर सकते हो आप, सीधा सीधा विलोपन करोगे। चलिए इसका विलोपन कीजिए। ठीक है। अगर आप विलोपन करते हैं तो पहले दोनों इक्वेशन को लिख लो। समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 94, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल 118, 2x प्लस वाई इज इक्वल 118, 118। क्लियर है। अब यहां देखिए कुछ बराबर है क्या, क्योंकि विलोपन में हमको बराबर करना था। हाँ y तो बराबर है भैया, है ना, चाहे x बराबर हो चाहे y बराबर हो, और नहीं हुआ तो हमको करना पड़ता, तो यहाँ पहले से है y बराबर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसको माइनस कर दो। क्लियर है। ठीक है। अब देखो यहां से
x माइनस 2x, तो ये बचेगा माइनस एक्स, 2 में 1 गया, 1 बचा, बड़ी संख्या माइनस इसलिए माइनस। क्लियर है? ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, सेम सेम है, चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल हो गया। ठीक है, 94 गुणा 94 माइनस 118, ठीक है, और माइनस होने वाला है क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 1800 से मान लो उधर से 6 मतलब 24, कितना बचेगा? 24। अब बड़ी संख्या में क्या लगा है? माइनस, क्या गया? माइनस। क्लियर है? तो यहां से आप माइनस माइनस कर लो, कैंसिल, तो x बराबर 24। क्लियर है? तो 50 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी निकल गई? 24। क्लियर है? अब जैसे एक वैल्यू निकला उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे आप पुट करोगे, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल 94, x की वैल्यू कितनी? 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस वाई इज इक्वल 94। क्लियर है? अब यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो 94, ये प्लस है, इधर आके माइनस 24, तो y इज इक्वल 94 माइनस 24 कितना बचा? 70। तो ये आ गया आपके 25 पैसों की संख्याओं का सिक्कों का संख्या। क्लियर है? इस तरह से सॉल्व किया जाता है आपका विलोपन के समीकरण को। समझ गए? एक थैले में 25 पैसे और 50 पैसे कुल 94 सिक्के थे, उनका मूल्य टोटल 29 रुपए 50 पैसे था। माना 50 पैसे के सिक्के का मूल्य x, 25 पैसे के सिक्के का मूल्य y। क्लियर है? एक इक्वेशन बन गया कि दोनों सिक्कों का कुल कितना है? 94 सिक्के थैले में। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब उनका मूल्य बात करेंगे तो 50 पैसे के सिक्के का मूल्य जो है 50x हो जाएगा और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 25y हो जाएगा। ठीक है, और कुल मूल्य कितना? 29 रुपए 50 पैसे, मतलब 2950 पैसा। क्लियर है? अब यहां से कुल मूल्य बराबर, तो 50x प्लस 25y इज इक्वल 2950, 25 बाहर निकालो, भाग दो, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा और दोनों का कर दो आप क्या? विलोपन। इस तरह से आपको x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 70 ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 45 है और उनका जो योग है वो 14 है। ठीक है, तो अगेन वही फिर से कि माना पहली जो संख्या है वो x है और जो दूसरी संख्या है वो है y। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। ठीक है, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल 45। क्लियर है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 45। ठीक है, तो इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और उनका जो योग है वो है 14, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल 14। इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमको यहां यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में आप किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे वो x की वैल्यू हो चाहे y की वैल्यू, इनपुट उसको निकाल लो और इक्वेशन नंबर 1 में इनपुट कर दो। जैसे अगर समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये प्लस है, ये इधर जाके माइनस, तो 14 माइनस x। क्लियर है? हो जाएगा। तो समीकरण 2 से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो और उसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 14 माइनस x रखने पर, क्लियर है, इनपुट करेंगे तो समीकरण 1 क्या है? x इंटू वाई इज इक्वल 45। क्लियर? चलिए यहां y की वैल्यू हमने निकाल लिया समीकरण 2 से, क्या निकाले हैं? x इंटू वाई की वैल्यू 14 माइनस x। क्लियर है? और बराबर 45। ठीक है, अब देखिए, अब इस x को आप अंदर लेके जाते हो तो x ये हो जाएगा 14x, x इंटू 14 14x माइनस x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल 45। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड कहने का मतलब यही है कि आपको किसी एक इक्वेशन से या तो x या y की वैल्यू निकालना है और दूसरी इक्वेशन पे उसको जाके पटक देना है, इनपुट कर देना उस पर। ठीक है, इनपुट करोगे एक इक्वेशन बनेगा और मैक्सिमम चांसेस है कि वो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, मतलब वर्ग समीकरण बनेगा वो। ठीक है, जैसे यहां बना हुआ। अब देखो ये पूर्ण रूप से वर्ग समीकरण नहीं है, अभी इसको चिन्हों को पलटी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पूरे नंबर को आप उधर लेके जाओगे तो ये जो माइनस है वो इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस इधर जाके प्लस, और जो प्लस है उधर जाके माइनस, माइनस 14x, और ये इधर पहले से है प्लस पे तो ये प्लस
45 इक्वल्स 0। क्लियर है? तो ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण। ठीक है, अब वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको अभी नहीं पता तो टेंशन नहीं है, इसके बाद वाला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3, उसमें आपको पूरा वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताएंगे। ठीक है, अभी आप समझ लो कैसे हो रहा है बस। ठीक है, अब देखो, कभी भी आपको वर्ग समीकरण सॉल्व करना है तो हमेशा माइंड में रखेंगे कि सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे माइंड में। ठीक है, तो यहाँ 45 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो गया 1 इंटू 45 45 हो गया। मतलब इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका आपस में गुणा करने पर भी कितना है 45 आए, और उनको जोड़ने या घटाने पे -14 वापस आ जाए। क्लियर है? अब वो कैसे करोगे, किस मेथड से करोगे, ये अब अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूं, आप अगले चैप्टर में सीख जाओगे। ठीक है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, देखो सिंपल सा है, -9x और -5x, इसमें तोड़ दो आप। दोनों को जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 पंचे 45 आ गया 45, और दोनों को जब जोड़ोगे तो -9 -5 -14 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा तोड़ सकते हो। इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, x² -9x -5x प्लस 45 इक्वल्स 0, इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? अब यहां से जैसे ये मध्य पद में टूट गया, अब मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, अब निकाल लो कॉमन। यहां से कॉमन निकालते हो तो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहां से बचा x माइनस यहां से बचा 9, x बाहर आ चुका है। यहां से यहां x² है, एक x बाहर आया तो बच गया 1x, माइनस यहां से 1x बाहर आया तो बच गया 9। क्लियर है? इन दोनों में कॉमन क्या है 5 कॉमन है, तो यहां से निकाल लो -5, तो यहां से -5 बाहर, तो यहां से बचा x। अब इसमें से अगर आप माइनस बाहर निकाल रहे हो प्लस है तो वो बन जाएगा माइनस। जब भी माइनस बाहर निकालोगे तो जो उसका चिन्ह रहेगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन गया, अगर ये माइनस रहता तो ये प्लस बन जाता। ठीक है, साइन चेंज हो जाता। ठीक है, और 45 में से अगर 5 बाहर निकालते हो तो कितना बचेगा, बाहर निकालना मतलब उसको भाग देना, तो 45 से 5 को भाग दोगे तो आएगा 9। क्लियर? ठीक है, बराबर 0। तो इस तरह से आपके दो डब्बे बने हैं, दोनों डब्बे में जो मान है वो बराबर है, तो उसको ले लो एक डब्बे में x -9, और जो बाहर है उसको ले लो दूसरे डब्बे में x -5 इक्वल्स 0। क्लियर है? समझ गए? अब जब भी ऐसा आता है गुणन खंडन वाला स्थिति, तो दोनों डब्बों को आप 0 के इक्वल करोगे सेपरेटली, अलग अलग, तो ये हो जाएगा x -9 इक्वल 0, और यहां x -5 इक्वल्स 0। क्लियर है? तो यहां से आया x बराबर 9 और यहां से आया x बराबर 5। क्लियर है? मतलब पहली संख्या क्या हो गई 9 और दूसरी संख्या हो गई 5। क्लियर है? इस तरह से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि अतः पहली संख्या बराबर 9 और दूसरी संख्या बराबर 5। ठीक है, आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, 9 इंटू 5, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 45, तो 9 पंचे 45, और उनका योग 14, तो दोनों को जोड़ दो आ जाएगा 14। क्लियर है? इजी है। चलिए ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो हमने विलोपन भी पढ़ लिया और प्रतिस्थापन भी पढ़ लिया। अब आखिरी में पढ़ेंगे हम कि हलों का जो प्रकार है वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए क्या होता है रैखिक समीकरण, कैसे सॉल्व किया जाता है, विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन विधि क्या होता है, सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन निकलेगा रैखिक समीकरण को कितने तरह के निकलते हैं, तो समीकरण हल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो मान लिए जाए हमारे पास दो समीकरण है, सपोज एक आदर्श समीकरण मानते हैं। ठीक है, सपोज ax प्लस by इज इक्वल c। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको ले लो आप a1 b1 c। वैसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो a2x प्लस b2y इज इक्वल c2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? आपके पास दो इक्वेशन है। अब यहां जो a1 b1 और c1 है ये सब नंबर है, जैसा आप इक्वेशन लिखते हो ना 2x प्लस 4y इज इक्वल 6, तो ये a1 बराबर 2 या a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 6। ठीक है, ये जो x के सामने नंबर है वो a है, y के सामने नंबर वो b है, और जो यहां नंबर है वो c। ठीक है, इस तरह से आप दो इक्वेशन ले लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल c1, और इक्वेशन नंबर 2 a2x प्लस b2y इज इक्वल c2। ठीक है, अब जो आंसर आने वाले हैं आपको बिना सॉल्व करे आपको यह बताना है कि उस इक्वेशन के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, कि बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। कैसे, देखिए आंसर आने के 3 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है
अद्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा हो सकता है कोई हल नहीं, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। और अंततः अनेक हल, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह के तीन तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं। तो तीनों में अंतर क्या क्या है? ठीक है, अब देखो आपके पास है a1x b1y इज इक्वल c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल c2। ठीक है, अब कैसे पता करोगे? तो देखो सबसे पहले पकड़ोगे आप ये शुरू के दो लाइन a1 और b1 वाला। ठीक है, क्लियर है? आप लिखोगे, देखो अद्वितीय हल कैसे होगा ये पता करने के लिए, जब आपके पास दो इक्वेशन होगा आप इसको ऐसे जमाओगे। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो अब देखो अगर ये नॉट इक्वल निकल गया, ठीक है, क्या निकल गया? नॉट इक्वल। a1 अपॉन a2 निकाले, b1 अपॉन b2 निकाले, अगर ये जो दोनों अनुपात है ये आपस में बराबर नहीं रहा तब निकलता है अद्वितीय हल। ठीक है, उदाहरण जैसे मैं लिखता हूं 2x प्लस 4y इज इक्वल 6 और 3x प्लस 3y इज इक्वल 7। अगर ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है, तो इसका a1 क्या हो जाएगा? 2, इसका a2 क्या हो जाएगा? 3 इक्वल इसका a1 क्या हो जाएगा? 4 और इसका b2 क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? ऐसा जमा दोगे a1 a2 b1 b2 जमा दिए। क्लियर है? अब देखो ये दोनों बात क्या आपस में बराबर है? क्या नहीं है, तो यहां करोगे नॉट इक्वल और यह आ जाएगा आपका आंसर, क्या? अद्वितीय हल। क्लियर? बस आपको नेचर बताना है कि हल कैसा आ रहा है। अद्वितीय आ रहा है मतलब एक आंसर आ रहा है, कोई हल नहीं मतलब उस इक्वेशन का हल ही नहीं है, वैसा इक्वेशन ही नहीं बनेगा, गलत इक्वेशन। और अंततः अनेक हल मतलब बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं उसके। ठीक है, तो पहला मेथड है कि आप a1 अपॉन a2 लिखो, b1 अपॉन b2 निकलो। अगर वो नॉट इक्वल आ गया तो सीधे सीधे लिख देना अद्वितीय हल। बाय चांस अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 लिखते हो और ये आपस में इक्वल हो गया, ये आपस में इक्वल हो गया, तो अब आप लिखोगे c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 और देखोगे क्या ये इसके इक्वल है। अगर आपको पता चला कि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, क्लियर है, तब इस सिचुएशन को बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। जैसे क्वेश्चन 2x प्लस 4y इज इक्वल 6, 3x प्लस 6y इज इक्वल 7। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखते हो आप, ठीक है, तो इसमें देखो a1 अपॉन a2 तो यह हो जाएगा 2/3 बराबर b1 अपॉन b2 4/6 बराबर c1 अपॉन c2 6/7। आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन इसको 4/6 को आप 2 के पार्ट्स काटोगे तो यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 3, तो ये भी क्या है? 2/3, 2/3 है। क्लियर है? तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, मतलब ये तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अब तीसरे वाले में जाओगे तो तीसरा भी 2/3 है क्या? नहीं, तो यहां लग जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है, मतलब ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, पहला तो बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या हो कि अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर और साथ ही साथ c1/c2 भी आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल 9 और 6y इज इक्वल 9। ठीक है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन लिखते हो, आप इसको जमाने की कोशिश करो तो a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2 4/6, c1 अपॉन c2 6/9। क्लियर है? आप इसको 2 से काटो तो ये तो 2/3 है, ये अगर काटते हो तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो ये भी आ गया 2/3। क्लियर है? अब इसको 3 से काटो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये भी आ गया 2/3, मतलब तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर। क्लियर है? और जब तीनों आपस में बराबर हो
तब इस सिचुएशन को बोलते हैं अंततः अनेक हल, मतलब बहुत सारे हल निकल सकते हैं इन दोनों इक्वेशन के। क्लियर है? तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहने का यह मतलब है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दिया है तो उसके कितने हल निकल सकते हैं, कितने तरह के। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 निकल जाए, दोनों को बराबर करोगे वही नॉट इक्वल निकल जाए, मतलब अद्वितीय हल। अगर ये बराबर हो जाए और दूसरा वाला बराबर ना हो तो कोई हल नहीं, और दोनों आपस में बराबर हो जाए तो अंततः अनेक हल। क्लियर है? अब आपको इसको क्वेश्चन के माध्यम से और ज्यादा इजी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके हल किस किस तरह के हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, चलो जैसे अब पहला क्वेश्चन में दो इक्वेशन है आपके पास, तो आपको तो सबसे पहले वैल्यूज निकालना है। a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, वैसे a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 विथ साइन निकालोगे ना। क्लियर? जब भी वैल्यू निकालोगे विथ साइन, और c1 की वैल्यू 1। क्लियर है? यहां से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू 4। क्लियर है? वैल्यूज निकाल लिए। अब चलिए देखते हैं इसको। आप अगर आंसर में रखते हो तो देखो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इस फॉर्मूले में इनपुट करना है। ठीक है, अब a1 की वैल्यू कितनी 2, a2 की वैल्यू कितनी 2 इक्वल b1 की वैल्यू कितनी -3, b2 की वैल्यू कितनी -4। अगर इसको काटोगे भी तब भी ये 2/2 है और ये 3/4, तो दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये नॉट इक्वल निकला, आप यहां सीधा सीधा लिख दोगे अद्वितीय हल। क्लियर है? साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये 2/2 है, ये 3/4 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल लगाना और सीधा सीधा आंसर अद्वितीय हल। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या निकला? अद्वितीय हल। क्लियर है? चलिए इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए तो यहां देखो ये a1 की वैल्यू b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर है? वैल्यूज इंपुट करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी 4, a2 की वैल्यू कितनी 5 इक्वल b1 की वैल्यू -5 और b2 की वैल्यू कितनी -4। तो पहले इसी में चेक करो, तो ये माइनस माइनस कैंसल। ठीक है, ये 4/5 है, ये 5/4 है, 4/5 और 5/4, तो आपस में बराबर है क्या? नहीं, सीधी बात है। तो जैसे ही आपस में बराबर नहीं निकला, मतलब इसका सीधा हल क्या निकल गया? अद्वितीय हल, यूनिक आंसर। क्लियर है? चलिए तीसरा में बढ़ते हैं। तो तीसरा देखिए, तीसरा में भी वैल्यूज इनपुट करते हो तो सेम फॉर्मूला a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, वैल्यूज इनपुट करो तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 5। अच्छा पहले तो इसमें देख लो ना, तो इसमें देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे कि 2/4 और 3/6, तो इसको काटो 2 पार्ट से तो 1/2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। साथ ही साथ अगर आप इसको भी काटते हो तो 2 एकम 2, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ जाएगा 1/2। मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो इसको और आगे बढ़ाते हैं अब c1/c2, तो बराबर c1/c2 तो 5/7, 5/7, तो ये आपस में बराबर है क्या? नहीं, तो ये सेकंड नंबर का हो गया कैंसल। पहला तो बराबर है लेकिन दूसरा कैंसल, तो इस स्थिति में हो गया ये कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर? आगे समझ में? चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए यहां a1 की वैल्यू कितनी 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, तो ये दोनों तो पहले पता चलेगा आपस में बराबर, मतलब c वाले में जाना ही पड़ेगा, तो c वाले में जाओगे तो c1 की वैल्यू कितनी 4 और c2 की वैल्यू कितनी 8। अगर इसको तो ये 4/8 है। अब अगर इसको भी अगर आप काट दे तो 4 के पार्ट, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये भी क्या बन जाएगा 1/2, तो ये भी 1/2 1/2 1/2। जब तीनों आपस में बराबर हो गया तो इस तरह से ये हो गया, ये हो गया अंततः अनेक हल, अनेक हल, इनफाइनाइट
सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? इस तरह से आप ये आखिरी क्वेश्चन जो आप खुद से सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि इसमें कैसा सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है? चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आना तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि एक टर्म दे दिया जाएगा कि इसका अंततः अनेक हल है, कि कोई हल नहीं है, कि अद्वितीय हल है, और बोल जाएगा के की वैल्यू फाइंड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करके ही जाना, ठीक है। कैसे हल करोगे? देखो क्वेश्चन आएगा कि के का मान ज्ञात करो यदि हल अद्वितीय हो। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो a1 की वैल्यू सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या 1, b1 की वैल्यू सामने y के सामने कितना -2 और c1 की वैल्यू 3। क्लियर है? a2 की वैल्यू कितनी 3, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू कितनी 1। क्लियर है? अब क्या बोला गया है? अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल का संबंध क्या है कि a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2। क्लियर है? बस यही तक रहेगा अद्वितीय हल में। वैल्यूज इनपुट करो, तो a1 की वैल्यू कितनी 1, a2 की वैल्यू कितनी 3, नॉट इक्वल b1 की वैल्यू कितनी -2 और c1 की b2 की वैल्यू कितनी 3। क्लियर है? सी में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ से कर दो आप इसका 3 गुणा, तो ये हो जाएगा k का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो जो भाग में हो चला गया गुणा, तो k1 ज़ा k नॉट इक्वल 3 2 ज़ा 6 माइनस का माइनस। क्लियर है? अब k नॉट इक्वल -6 कहने का क्या मतलब है कि k का मान खाली और खाली -6 क्या नहीं होना चाहिए, -6 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू आ जाए उसके लिए इक्वेशन सही है, ठीक है। मतलब k का मान -6 के अलावा सभी के लिए सत्य है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करो यदि कोई हल ना, ठीक है। अब कोई हल ना हो तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, a1 a2 की वैल्यू इनपुट करोगे, तो a1 की वैल्यू हो जाएगा k, b1 की वैल्यू हो जाएगा 3, c1 की वैल्यू है। क्लियर है? a2 की वैल्यू कितना 12, b2 की वैल्यू कितना k और c2 की वैल्यू कितना 6। क्लियर है? चलिए इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो कोई हल ना हो बोला है, कोई हल होता इक्वेशन क्या होता है कि a1 by a2 बराबर होता है b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 जो है वो नॉट इक्वल होता है। क्लियर है? तीनों वैल्यू इनपुट कर लो, तो a1 की वैल्यू k by a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू k। क्लियर है? समझ गए? यहाँ नॉट इक्वल c1 की वैल्यू कितनी 3 और c2 की वैल्यू 6। क्लियर है? अब आप चाहो तो इसमें भी वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगर इसमें वैल्यू निकालते हैं इन दोनों में, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। अब देखो तो ये k इंटू के हो जाएगा, तो k का होल स्क्वायर, खाली मैं इन्हीं दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा k इंटू के, जो भाग में गुणा में तो k इंटू के स्क्वायर, और ये 12 तिया 36 हो जाएगा। अब स्क्वायर को आप ट्रांसफर करोगे तो k इज इक्वल √36 और k इज इक्वल जो 36 है वो होता है 6 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से ये कैंसल, तो k की वैल्यू क्या है +-6। कभी भी याद रखना अगर स्क्वायर सिंगल है और रूट में कट रहा है वो, तो हमेशा +- में बाहर निकालते। k की वैल्यू कितनी है +-6। तो इस तरह से आप किसी भी k के वैल्यू वाले को सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, बस सामने ये देखना कि ये टर्म कौन सा अद्वितीय हल है कि कोई हल ना हो कि अंततः अनेक हल। ठीक है, अंततः अनेक हल में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इसमें से या तो इसमें से कुछ में भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, करना ये है कि जो टर्म दिया है वो टर्म को लिखोगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू इनपुट करोगे और एक टर्म लोगे k वाला और एक टर्म लोगे नॉर्मल नंबर वाला। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये दोनों नंबर बनाया, अब इन दोनों नंबर से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे देखिए, 3/k नॉट इक्वल 3/6 ये है।
अब देखो ये जाएगा इधर तो 3 इंटू 6 नॉट इक्वल, ये जाएगा इधर तो 3 इंटू के। अब ये 3 और 3 कैंसल कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचा 6 नॉट इक्वल के, मतलब के की वैल्यू क्या होना चाहिए 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, 6 के अलावा सबके लिए सही है वो। तो इस तरह से आप चाहे इसमें से सॉल्व कर लो चाहे इसमें से सॉल्व कर लो, उसका मतलब एक ही। क्लियर है? ऐसे आप अंततः अनेक हल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों में से चाहे इन दोनों को जोड़ी बनाओ चाहे इन दोनों को, बस बशर्ते ये होना चाहिए दोनों में किसी एक में के होना जरूरी है। क्लियर है? के होना जरूरी है। यहाँ देखो यहाँ एक फर्क किया जाता है कि के की वैल्यू यहाँ दो वैल्यू निकला +6 और -6, +6 और -6, और यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि के की वैल्यू +6 नहीं होना चाहिए, तो मतलब +6 वाला कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया -6, तो के बराबर -6 ये आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, एक दो क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो चार्ट है वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको नोट कर लीजिए, उसके उन क्वेश्चनों को और उसके तरह और जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाओ, सबके लिए जरूर चलिए। थैंक यू।